हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। लास्ट क्लास में हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट स्टार्ट किया था, लेकिन हम उसकी थ्योरी ही कंप्लीट कर पाए थे, तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं करवा पाए थे। बट एनी हाउ, जो लास्ट क्लास में आपने हमारे साथ समझा है वो अब आपको आने वाले क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। तो अगर मैं क्वेश्चन वाइज चलता तो कुछ आइटम्स डिस्कस हो पाती और कुछ छूट जाती, इसीलिए हमने क्या किया, पहले उनको डिस्कस कर लिया और फिर अब हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो उनका रेफरेंस आएगा तो वो आपको अब समझ में आ जाएंगी, जो कि लास्ट क्लास में हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि सिर्फ थ्योरेटिकल बातें हो गई। तो आइए आज हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्वेश्चंस बनाने स्टार्ट करेंगे। कहां से हम लोग स्टार्ट करें, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, जो हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 से ये हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके इन क्वेश्चंस को बनाते हैं, और ये इतने आसान है कि बस मैं क्या कहूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 को मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ दूंगा, ये आप ट्राई कीजिएगा, कोई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। छोटा सा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया हुआ है। ये आप जानते हैं कि बैलेंस शीट में जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। सब्सक्रिप्शन जाएंगी। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम में नहीं जाती। हाँ, सेल से यदि कोई प्रॉफिट या लॉस हो जाए वो जाता है। तो सर कोई इंफॉर्मेशन इसके बारे में है, देखते हैं। फिर लिखा हुआ है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तो यहां पर हम फर्नीचर का अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि 40,000 की बुक वैल्यू का फर्नीचर 30,000 में सेल हुआ, इसका मतलब 10,000 का लॉस है। ये लॉस हमारे एक्सपेंडिचर साइड पे चला जाएगा 10,000 रुपीज का। डोनेशन इनकम में जाएगी। सैलरी, रेंट, स्टेशनरी ये हमारे एक्सपेंस हैं। डिफेंस के बॉन्ड लिख लीजिए, ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। फर्नीचर एसेट्स है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। बाइसिकल नहीं जाएगी। क्लोजिंग कैश नहीं जाएगा। तो कौन सी आइटम जाएंगी, कौन सी नहीं जाएंगी, हमने आपको बता दी, इसको बाद में बना लीजिएगा। अभी हम आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41। एग्जाम में भी रिवीजन के लिए 40 को करने की जरूरत नहीं है, इसको मेंशन कर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 40 को करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे। फ्रॉम द गिवन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारी धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, मतलब क्वेश्चन धीरे धीरे अपने आप गहराइयों में जाएगा, जितनी गहराई में जाता है चला जाए, चैप्टर खत्म है। ओके, फ्रेंड्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। सबसे पहली बात, हमें आगे चल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ साथ दो बैलेंस शीट भी बनानी पड़ सकती हैं। तो अभी तो सर क्वेश्चन में केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मांगा गया है, तो जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मांगा है तो उतना ही बनाइएगा। लेकिन अभी क्योंकि मैं सिखा रहा हूं तो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा कि ये आइटम बैलेंस शीट में जाएगी। ठीक है सर, ये हमारे पास रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, ये रिसीट्स हैं, ये पेमेंट है। पहले देखते हैं हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है। ओके, वो कह रहा है कि 1 अप्रैल 2018 को हमारे पास क्लब के पास फर्नीचर था, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी और आउटस्टैंडिंग सैलरी थी हमारे पास। तो बेटे ये हालांकि हमारे बैलेंस शीट हमसे मांगी नहीं गई, तो ये हमारा एक तरीके से आप वर्किंग नोट समझ लीजिए कि मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि आगे चल के हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे 1 अप्रैल 2018 की, जब बनाएंगे तब ये वहां पर हम दिखा देंगे। कैसे दिखाएंगे वो भी आपको बता रहा हूं। यहां पर एसेट्स है और यहां पर लाइबिलिटीज है। हमें दिया हुआ है फर्नीचर 1 लाख, सीधा आउटर कॉलम में। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो भी जाएगा सीधा आउटर कॉलम में। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2000। अब ये बन गई मेरी एडजस्टमेंट, इसको हम बोलेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। फिर दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी,
अब देखो खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग हो तो वो लाइबिलिटी बन जाता है, तो आप उसे यहां पे लिखेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना 6000। ठीक, ये हमसे क्वेश्चन में मांगी नहीं गई, मैं आपको बता रहा हूं कि ये बैलेंस शीट में ऐसे जाएंगी आगे जाके। क्लब हैड 75 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000। मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो, कि अगर आपको नंबर ऑफ मेंबर्स दिए हुए हैं तो आप सब्सक्रिप्शन इनकम सीधी सीधी निकाल सकते हैं। वो हो जाएगी नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन पर एनम। सर हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स है 75, ईच मेंबर देता है 1000, तो ये हमारी सब्सक्रिप्शन इनकम हो गई 75,000। अच्छा, वहां पर जब आप सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी नंबर ऑफ मेंबर्स और अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आपको गिवन हो तो आपको इसमें से माइनस करना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर ओनली। आपने माइनस करना है कि करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आपको कितनी रिसीव हुई है। देखिए, आपको सब्सक्रिप्शन दी हुई है पिछले साल की 1600, करंट ईयर की दी हुई है 60,000। ये लेनी है आपको, टोटल नहीं लेना, ये लेनी है। तो ये आप लेंगे यहां पर कि हमें सर करंट ईयर की मिली थी 60,000। इसका मतलब मेरी इनकम होनी चाहिए थी 75,000, जिसमें से 60,000 तो मुझे करंट ईयर में मिल गई है। अब मैं पूछूंगा क्या कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द बिगिनिंग भी है, तो वो है नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि मेरी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग केवल करंट ईयर के लिए 18-19 के लिए ये हो गई 15,000। अब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन जब कर लेंगे तो वो कहेंगे सर इन चीजों की जरूरत नहीं थी तो आपने क्यों डिस्कस किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम उसके इर्द गिर्द दाएं बाएं सब कुछ देखते हुए चलेंगे, सो दैट आगे चल के जब एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये कहीं भी कुछ भी पूछेगा हम निकाल लेंगे। आपने मुझे बताना है कि ये जो 5,000 है क्या हम इसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड कहते हैं या हम इसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कहते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि इस कैलकुलेशन से हमारा निकल के आता है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, और इसमें हम ऐड कर देते हैं स्टिल आउटस्टैंडिंग का अमाउंट। अब स्टिल आउटस्टैंडिंग कैसे आएगा वो देखिए, ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी 2000 और हमें सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का रिसीव हुआ है 1600। इसका मतलब कि 2000 रुपीज मेरी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग थी, करंट ईयर में लास्ट ईयर के सिर्फ 1600 मिले, इसका मतलब स्टिल आउटस्टैंडिंग है 400। यानी कि अगर कोई मुझसे पूछे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना था तो मैं कहूंगा कि वो था 15,400 और ये मेरी बैलेंस शीट के अंदर जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सर लेकिन वो तो अभी बनानी ही नहीं है, कोई बात नहीं। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इस पर आपने डेप्रिसिएशन भी लगाना है। ठीक, अब आप कहेंगे कि सर आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन पढ़ ली, इसकी जरूरत नहीं थी। तो बेटे आप अगर ये देख रहे हो कि मुझे केवल यही क्वेश्चन करना है तो बात दूसरी है। अगर आप ये देख रहे हो कि मैं अपनी नॉलेज को एनहेंस कर रहा हूं तो मैं आपको सारी बातें बताते हुए चल रहा हूं जिनकी आपको जरूरत पड़ सकती है, इस क्वेश्चन में नहीं तो अगले क्वेश्चन में। चलिए अब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। हमसे मांगा गया था सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऊपर एग्जाम में जब बनाएंगे तो ऊपर आप नाम लिख देंगे कि आप किस क्लब का बना रहे हैं, किस पीरियड के लिए बना रहे हैं, ये सारी बातें आप लिखेंगे। और यहां पर फॉर्मेट जब आप बनाएंगे, एक बार मैं बता रहा हूं, बार बार मैं नहीं बता पाऊंगा, तो आप प्रॉपरली यहां लिखेंगे। अच्छा सर इसमें पर्टिकुलर्स क्यों लिखना है, यहां सीधा एक्सपेंडिचर लिखिए और वहां इनकम लिखिए, खत्म। यहां लिखिए एक्सपेंडिचर और यहां लिखिए इनकम और यहां लिखिए रुपीस। सर यहां लिखा हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो अभी मैं कहूंगा कि इसको छोड़ दो, ये इनकम में नहीं जाएगा। लेकिन अगर कंसेप्ट की बात करूं तो आप सभी को पता है कि सर ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है। तो जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया करेंगे वहां लिख देंगे कैश
एंड बैंक 50,400। ठीक है, अब बच्चा कहेगा कि सर ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं गया, तो कहां गया? ये यहां जाना था। अब जरूरी तो नहीं है ना कि क्वेश्चन हमारे से सब कुछ मांगता रहे, तो इसकी जगह ये है। ठीक है, ओके। तो सर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, हमें पता है, लेकिन कहां जाएगा वो मैंने बता दिया। फिर आया सर डोनेशन। लास्ट क्लास में बताया था डोनेशन देखी जाएगी जनरल है कि स्पेसिफिक है। सर कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, तो सर ये जनरल डोनेशन है। मैंने कहा ठीक है, मैं यहां लिखता हूं, रिसिप्ट को इनकम मिलाता हूं बाय डोनेशन। अब सर रिसीट्स एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल रेवेन्यू आइटम आएगी, ये रेवेन्यू है, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट होगी आउटस्टैंडिंग की, एडवांस की। क्या क्वेश्चन में कहीं आपको डोनेशन का आउटस्टैंडिंग एडवांस दिख रहा है? नहीं, आगे भी कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि डोनेशन में ये सब होता नहीं है। अगर होता तो हम तो तैयार थे, इसको एडजस्ट कर देते हैं। सर सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। अब सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल का क्या करूं? इसकी कुछ बुक वैल्यू हमें नहीं दी हुई, तो मैं इसे कह देता हूं, इसे इनकम में दिखा देता हूं, बाय सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल 2000। सर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखिए क्वेश्चन के अंदर मुझे ओपनिंग जो इंफॉर्मेशन दी है उसमें स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में कुछ नहीं दिया। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, आपके पास कुछ पुरानी बॉल्स रखी हुई हैं, कॉस्को की बॉल्स रखी हुई हैं, कुछ घिसी पिसी फुटबॉल रखी हुई हैं, अब वो आपने सेल कर दी, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसमें सारा का सारा आपका इनकम था। जैसे आप स्क्रैप सेल करते हैं, तो स्क्रैप सेल में जो भी मिला इनकम मान लिया। सर अब आ गया सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन को मैंने आपके साथ बहुत सारी डिटेल में डिस्कस किया है। इसको ट्रीट करने के अब मेरे पास कई तरीके हैं। ऑप्शन नंबर 1, मैं 66,600 को यहां पर दिखा के इनकम में ला करके इसका ट्रीटमेंट कर सकता हूं। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि मैं सीधी सीधी इनकम निकाल के दिखा दूं। जैसे भी आप चाहे कर सकते हैं। हम कभी एक तरीके से सिखाएंगे, कभी दूसरे तरीके से सिखाएंगे। अब यहां पर मैं सीधा सीधा इनकम दिखा देता हूं बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो बाय सब्सक्रिप्शन मैं यहां पर दिखाता हूं 18-19, केवल करंट ईयर का लाता हूं 60,000। ओके, मैं ना 1600 लाया ना 5000 लाया, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का लाया। एक तरीका ये हो सकता था। ये तरीका अभी बच्चे थोड़ा सा उनको लगेगा कि सर कठिन बात आपने कर दी, लेकिन मैंने आपको सब्सक्रिप्शन पूरी डिटेल में सिखाई है। तो सर अभी आप हमसे सिंपल तरीका बता दीजिए। तो सिंपल तरीके में तो यही आपने काम करना है 75,000। अगर आप किसी और तरीके से खुद प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन आंसर हमेशा 75 ही आएगा। आप इसे जैसे मर्जी कीजिए। ठीक है, तो मैं इसको आपके ऊपर छोड़ता हूं कि अगर आप प्रैक्टिस के लिए और किसी तरीके से करना चाहते हैं, घबराते नहीं है, तो बनाइए। और एक बात आपको बता दूं, अगर आप गलती करने को तैयार हैं तो आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। सर अब यहां लिखा हुआ है एंट्रेंस फीस। आपने कहा था कंसेप्चुअली इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कहता है एंट्रेंस फी कैपिटलाइज होगी, मतलब बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड होगी। नोट कर लीजिए। लेकिन हमारी बुक्स कह रही हैं, और सारी बुक्स 12th क्लास की कह रही हैं कि नहीं, आप ना बच्चों को इसको इनकम में डलवा दीजिए। तो इसीलिए मैं इसे इनकम में डाल देता हूं बाय एंट्रेंस फी 1,20,000। ऐसी कोई भी चीज जिस पर आपको कभी भी अकाउंटिंग में डाउट हो तो आप नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट नहीं, सिंपल नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीचे आप चाहें तो टीचर को बता सकते हैं कि वी हैव टेकन एंट्रेंस फी एज रेवेन्यू रिसिप्ट, but some books also treat them as capital receipts। मतलब हमने उसको एक अंदाजा दे दिया कि भाई ये डिस्प्यूटेड आइटम है, मुझे पता है 2 ट्रीटमेंट हो सकते थे, कोई एक चुनना था तो मैंने एक चुन लिया। अगर मैं कोई सीए का एग्जाम कर रहा हूं तो फिर मैं उसके अंदर इसको नोट को नहीं लिखूंगा और इसे कैपिटलाइज करूंगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब आपने घबराना नहीं है, समझ में आया? ये नहीं होता कि अगर आपको मैं कुछ बात बता रहा हूं कि इसमें डिस्प्यूट है तो आप डरने लगे और कहें कि हमें सर एक ही ट्रीटमेंट बताओ। नहीं, अपनी नॉलेज को ब्रॉड कीजिए।
अब सर यहां लिखा था बाय फर्नीचर परचेज्ड ऑन दिसंबर 2018। मैंने कहा चलिए अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए बनाते हैं फर्नीचर का अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट कहता है कि आपके पास पहले ओपनिंग बैलेंस था। हां सर, हमारे पास 1 लाख का ओपनिंग बैलेंस था। फिर आपने 1 दिसंबर 2018 को टू बैंक कुछ नया फर्नीचर परचेज किया 1,20,000। ठीक है। अब सर जब हमारी बुक्स क्लोज होंगी तो हम इसके ऊपर क्या चार्ज करेंगे, डेप्रीसिएशन। वो कह रहा था डेप्रीसिएशन चार्ज करना है 10% पर एनम। तो जो ओपनिंग वाला था 1 लाख, उस पर तो सीधा सीधा 10% चार्ज होगा 10,000। लेकिन जो हमने न्यू परचेज किया है 1,20,000 रुपीज वाला, उस पे 10% की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। कब तक का, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी 4 मंथ्स के लिए ये 10% चार्ज होगा। तो 1,20,000 का 10% सीधा सीधा हो गया 12,000। 12,000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1,000, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,000। तो मुझे ये पता है कि ये आएगा 4,000 और यहां पर आ जाएगा हमारा बैलेंस कैरी डाउन। तो ये मैं कितना कर दूं, 2,20,000 और ये मैं कर देता हूं आपका 2,16,000। मैंने आपसे कहा था कि डेप्रीसिएशन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिया हुआ होता, वो हमें अलग से दिखाना पड़ता है। तो टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है। मैं एक एक आइटम को लेता हुआ चल रहा हूं और उसको प्रोसेस कर रहा हूं। तो मुझे यहां पर फर्नीचर मिला, इसीलिए मैंने फर्नीचर पे पहले डेप्रीसिएशन को प्रोसेस कर दिया। यहां लिखा हुआ है सैलरीज, इसका मतलब ये हमने सैलरीज पे की हैं। क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग की या कुछ? हां सर, इसमें लिखा है हमारी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग थी 6,000। मैंने कहा आउटस्टैंडिंग एंड दिया है? नहीं। एडवांस दिया? नहीं। एक ही चीज दिया तो सब लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस कर दूंगा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग 6,000। ये लीजिए। तो सर ये हो गई हमारे पास 94,000। ओके। उसके बाद लिखा हुआ है सेक्रेटरीज ऑनरेरियम। मैंने आपसे कहा था कि ऑनरेरियम एक खर्चा होता है, टर्म आप पहली बार सुन रहे हो, इसलिए घबराना नहीं और इसे खर्चे में दिखा देना। बुक्स हमारा एसेट्स होता है, पीरियोडिकल हमारा एक्सपेंस होता है। तो यहां लिखा हुआ है बुक्स, तो मैं इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखने वाला। अगर वो कहते कि इसका डेप्रिसिएशन दिया होता तो मैं डेप्रिसिएशन बुक्स लिख देता, पीरियोडिकल्स दिया होता मैं लिख देता। ये मेरा क्लोजिंग बैंक बैलेंस है, ये भी नहीं आएगा। यानी यहां से पढ़ते हुए एक एक आइटम को पकड़ा, एक एक आइटम को पकड़ा, खत्म। अब यहां देख लेते हैं कुछ बच गया। क्लब के पास फर्नीचर था तो ठीक है, फर्नीचर से डेप्रिसिएशन लग गया। सब्सक्रिप्शन एरियर्स में दिए हुए थे, उसका ट्रीटमेंट मेरा हो चुका है। आउटस्टैंडिंग सैलरी हो चुका है। क्लब के पास मेंबर थे, सब्सक्रिप्शन इनकम निकल गई, डेप्रिसिएशन लग गया, कंप्लीट। अब क्या करें सर? अब करेंगे ये, इसका करेंगे टोटल और यहां निकालेंगे सरप्लस और इसको लिखेंगे। सरप्लस का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। टोटल करते हैं क्रेडिट साइड पे 44,000 प्लस 2,000 प्लस 75,000 और प्लस 1,20,000। सर ये हो गया 2,41,000 माइनस 14,000 माइनस 94,000 और माइनस 4,000। ये मेरा आ गया आंसर 1,29,000। ठीक है, ये मेरी बुक के साथ मैच भी हो गया। अब स्टूडेंट क्या होता है, वो ये देखता है कि मेरा आंसर अगर बुक से मैच हो गया तो ठीक है। अब बताइए, एक आंसर के आने के लिए मुझे कम से कम 50 आइटम्स को ट्रीट करना पड़ता है। तो अगर आपका आंसर कभी ना मिले तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि 50 की 50 आइटम आपकी गलत थी। 50 आइटम मेरा मतलब जब आप आगे चल के क्वेश्चन करेंगे, एक बहुत लेंथी क्वेश्चन होता है। अगर आपका आंसर बुक के साथ मैच नहीं हो रहा तो आपने पैनिक नहीं होना। आपने ये नहीं कहना सर मेरे तो आंसर ही मैच नहीं होते। अरे आंसर तो एक फाइनल पॉइंट होता है, अगर वो मैच नहीं हो रहा तो घबराना नहीं है।
आपने देखना है कि इसमें से कौन सी एक आइटम या दो आइटम मैंने गलत कर दी है। ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ गलत होगा। ठीक है सर, हम घबराएंगे नहीं, जिस दिन आप घबराएंगे नहीं उसमें आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके लिए हमने रख दिया होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 41 हमने आपको करवा दिया और इसकी आगे पीछे की बातें भी आपको दिखाई। सर अब आ गया क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 में ओपनिंग बैलेंस है, नहीं जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम है। सब्सक्रिप्शन दी हुई है हमें, ठीक है। डोनेशन दी हुई है, ये जनरल डोनेशन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। एंट्रेंस फी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चली जाएगी, क्योंकि हमारी बुक्स कह रही है एंट्रेंस फी को आप रेवेन्यू मान लो। सैलरीज, ऑफिस एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एसेट्स होते हैं, बैलेंस शीट में जाएंगे, लिख लीजिए। टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 21,55,000, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस कर दो। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस, तो सर ये कौन सी हैं, ओपनिंग क्या एंड, तो जब कुछ ना लिखा हो तो एंड की मानना, प्लस कर देना। डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बाय 25%। अब देखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स यहां दिए हुए हैं 3,40,000 के, लेकिन ये तो दिया नहीं सर ये कब खरीदे थे, तो डेप्रिसिएशन 25% सिंपली दिया हुआ है, यहां भी पर एनम नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा कि सर हम जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो पीरियड के हिसाब से लगाते हैं, यहां देखिए यहां पर एनम नहीं लिखा हुआ, इसीलिए आप 340 का 25% लगा देना। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटे, आप कर सकते हैं और अगर आंसर ना मिले तो गलती ढूंढ सकते हैं, घबराइएगा नहीं, मेरे से करवाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 को भी छोड़ दीजिए, ठीक है सर, हम इसे होमवर्क लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, तो ये तो सर फंड की बातें कर रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी मेरा दिमाग फंड के क्वेश्चन करने के लिए तैयार नहीं है, वो कह रहा है छोड़ो। हाँ सर इसमें बहुत सारी आइटम्स हैं, ये करवा दो, 44 नंबर करवा दो, 44 करवा दो। मैंने कहा लो भाई लो 44 करवाते, रुको। क्वेश्चन नंबर 44, सर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जयपुर स्पोर्ट्स क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। सर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी, देखो मतलब अभी हम ना सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आप आइटम्स को समझना शुरू कर दें, तो इसलिए उन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी। वो कह रहे कपूर साहब बच्चों को ना केवल आप रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनवा दीजिए। मैंने कहा कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन, कह रहे छोड़ो ना, कोई आउटस्टैंडिंग एडवांस वगैरह नहीं है, छोड़ दो। मैंने कहा चलो कितना आसान है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक है, आप डेट डाल दीजिएगा। हम इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोग एक बार जब वीडियो बनाते हैं तो वो हम 2 से 3 साल तक यूज करते रहते हैं, ठीक है। हर बार नई नई वीडियोस बनाना ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, और अगर गलती हो रही है तो घबराना नहीं है, ठीक है। मैंने अभी समझाया, आंसर तो बेटे हम ये पता नहीं कितनी आइटम्स लिखेंगे और उसका एक ही आंसर हमारा आना है। हो सकता है किसी एक आइटम में गलती हो जाए, मेरा आंसर मैच ना हो, तो ये नहीं समझना कि मेरे सारे कंसेप्ट गड़बड़ हो गए। अच्छा, मैं आपको फिर से समझाता हूं कि क्वेश्चन कैसे करना है। मैं क्या करूंगा, एक तो मैं ना हमेशा आपसे यही कहूंगा कि ना आप सीक्वेंस में चलिए। सबसे पहले यहां से आइटम उठाइए, ओपनिंग बैलेंस, बताइए, सोचिए मन में कहां जाएगी। सर ये तो बैलेंस शीट में जाएगी। कौन सी? ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं? नहीं सर, तो क्या करें, छोड़ दें? हाँ सर छोड़ दो। अब आ गया एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फी लास्ट ईयर की, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लास्ट ईयर के आइटम की कोई जरूरत नहीं है। एंट्रेंस फी करंट ईयर की, तो डाल दीजिए। तो आप यहां पे लिखेंगे बाय एंट्रेंस फी, और केवल करंट ईयर की लिखिए।
अब बच्चा कहेगा कि सर अगर मैं 60,000 लिखूं तो मैंने कहा फिर आपने लिखना है लेस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग 10,000, आउटर कॉलम में 50,000। तो प्रेजेंटेशन करने के दो तरीके हो गए, आप सीधा सीधा 50 ला सकते हैं, या 60 लाएंगे तो माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग करेंगे। फिर सर सब्सक्रिप्शन, ये लास्ट ईयर की है, ये सर करंट ईयर की है, और ये सर नेक्स्ट ईयर की है। तो फिर मैंने कहा चलिए सीधा सीधा करंट ईयर की उठाते हैं। अब आप कहेंगे सर ये क्यों नहीं उठा रहे, तो बेटे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अंदर नॉलेज पर्पस दूर, अब मुझे क्वेश्चन के अंदर सीधी सीधी ये इनकम मिल रही है तो मैं क्यों कहूं आ बैल मुझे मार, उल्टा सीधा काम करूं, सीधा उठा लेता हूं। तो मैंने यहां पे उठाई बाय सब्सक्रिप्शन 90,000। अब वो कह रहा है लेकिन ये ना 90% है। मैंने कहा अब ये 90% से मैं क्या समझूं, कह रहे कपूर साहब इसका मतलब सब्सक्रिप्शन अगर 100% थी तो हमें 90% रिसीव हो गई है, इसका मतलब 10% रिसीव नहीं हुई। तो मैं इसको यहां पे लिखूंगा एड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अब नीचे जाऊंगा और नीचे लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। नाउ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 90% इज इक्वल टू 90,000, तो 1% इज इक्वल टू 90,000 अपॉन 90। तो सर 10% इज इक्वल टू 90,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 10। तो ये हो गई सर हमारे पास 10,000, ये हो गया 10,000, और ये आ गई हमारे पास कितना हुआ 1 लाख। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर जिस तरीके से बातें बताई जाती है उसी के अकॉर्डिंगली हमें अपने आप को ढालना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि सर ये नई बात आ गई, तो कोई बात नहीं, कभी एक आधी बार नई बात आ जाए तो आपको पता है ये तो इतना जनरल पॉइंट था, हमसे बन जाएगा, ठीक है। अब सर लाइफ मेंबरशिप फीस, तो लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटलाइज होती है। कैपिटलाइज होने का मतलब है ये हमारी बैलेंस शीट में चली जाएगी, समझ में आ, ये हमारी बैलेंस शीट में जाएगी। तो क्या मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, नहीं, तो यहां लिख लीजिए कैपिटलाइज्ड, और कहीं लिख लीजिए कैपिटलाइज का मतलब है बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में प्लस कर दो। अभी हम बना नहीं रहे बैलेंस शीट, इसीलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन आने वाली क्लासेस में हम इसे बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करके दिखाएंगे। डोनेशन, क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या मानूं, रेवेन्यू मानते हुए इसको यहां लिख देना है, डोनेशन 1,20,000। नाउ डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, तो सर ये तो फंड आइटम हो गई, ये बैलेंस शीट में जाएगी। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी, अब ये स्पेशल किस्म की रिसीट हो गई। जब ये स्पेशल किस्म की रिसीट हो गई तो इसको क्या करूंगा, बाय सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी, इनर कॉलम में लिख देता हूं 15,000। अगर इससे कोई गवर्नर पार्टी का कोई एक्सपेंस मिल जाएगा तो वो यहां माइनस करूंगा और नेट अमाउंट को बाहर ले जाऊंगा। फिर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट 2,400, बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 2,400। अब देखिए जी, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन फिक्स डिपॉजिट। अब सर हमें यह तो दिया नहीं हुआ कि फिक्स डिपॉजिट है कितने की, तो चलिए पेमेंट साइड पे एक बार देखते हैं। पेमेंट साइड पे क्या हमें कहीं फिक्स डिपॉजिट दिया, यस हमें दिया हुआ है, फिक्स डिपॉजिट था 1,20,000 का 8% के हिसाब से, और ये आपने किया था अक्टूबर में। इसे बोलते हैं इंप्लाइड एडजस्टमेंट, जैसे यहां पे 90% मिला इंप्लाइड एडजस्टमेंट, ऐसे ये 8% इंप्लाइड एडजस्टमेंट है, और ये वैसे भी मुझे यहां से पता लग गया था कि इंप्लाइड एडजस्टमेंट है। तो मैंने एफडी करवाई कितने की, 1,20,000 की। कब करवाई, ये हमने करवाई 1 अक्टूबर 2020 को। तो अप टू 31 मार्च 21 ये हो रहे हैं 6 मंथ। तो मेरा इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना बनना चाहिए, ये बनना चाहिए 1,20,000
इंटू 8% इंटू 6/12, 1,20,000 इंटू 8% डिवाइडेड बाय दिस, ये बनना चाहिए 4800। अगर इतना इंटरेस्ट बनना था तो इसमें से आपको जो इंटरेस्ट एक्चुअली में रिसीव हुआ है वो रिसीव हुआ है ओनली 2400। इसका मतलब आपका इंटरेस्ट अभी आउटस्टैंडिंग रह गया है एंड में 2400, और इसे हम बोलते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, जो कि हमें सीखनी है। जैसे नोट्स बनाने हैं बना लो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा तो उसकी वजह होगी इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, यही वाली इंटरेस्ट वाली जो आपने गलत की होगी। तो हम इसमें लिखेंगे ऐड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, हमने वर्किंग नोट नंबर 2 बनाया है, ये हो गया 2400, ये आ गई 4800। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, यहां लिखिए बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मेरे पास जगह नहीं है, मैं इतना ही लिख देता हूं। ओके, फिर लिखा हुआ है सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, जिसकी बुक वैल्यू थी 1200 लेकिन आपने सेल किया 500 में, तो सर ये तो लॉस हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा, लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये हो गया 700। सर लॉकर रेंट 6800, और इस लॉकर रेंट में प्रीवियस ईयर का लॉकर रेंट है 600 रुपीज का। तो बताओ क्या करेंगे, बाय लॉकर रेंट 6800 माइनस, अब ये नहीं लिखेंगे रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर, हम लिखेंगे माइनस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, कितना 600। ओके, और यहां पर आउटर कॉलम में लाएंगे 6200। अब देखिए एक एक आइटम को लिया, यहां तक कंप्लीट किया, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी नहीं वरना उसको भी साथ में इंक्लूड करते। अब यहां लिखते हैं रेंट। अब मुझे बताइए, यहां लिखा हुआ है रेंट आपने दिया 60,000, और यहां लिखा हुआ है इसमें प्रीवियस ईयर का 15,000 रेंट था, तो इसको क्या लिखूंगा, माइनस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग 45,000। इंश्योरेंस प्रीमियम, सर एडिशनल इंफॉर्मेशन को दरअसल नीचे लिखने की बजाय इन्होंने साथ साथ लिख दिया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूडिंग 15,000 फॉर 21-22, यानी इसमें नेक्स्ट ईयर का है, तो लिखूंगा माइनस प्रीपेड। वैसे ना मैं प्रीपेड की जगह अनएक्सपायर्ड टर्म भी लिख सकता हूं, ठीक है, एक ही बात होती है। तो ये माइनस करूंगा, ये आएगा 45,000। सर फर्नीचर 60,000, तो फर्नीचर तो हमारा बैलेंस शीट में जाता है, और ये हमने लास्ट डेट को ही परचेज किया है, मतलब जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं या जिस दिन हम रिसीट एंड पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं उसी दिन हमने परचेज किया, इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। 8% फिक्स डिपॉजिट, सर ये हमारी बैलेंस शीट में जाएगा, और इसके 8% को इंप्लाइड एडजस्टमेंट को मैं ऑलरेडी ट्रीट कर चुका हूं। टूर्नामेंट एक्सपेंस, मुझे डोनेशन मिली थी टूर्नामेंट की, तो मेरा टूर्नामेंट का एक्सपेंस उसी डोनेशन में चला जाएगा। बुक्स मेरी बैलेंस शीट में जाएगी। न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर 1000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये हमारा एक्सपेंस होता है 19,000। ये बैलेंस शीट ही मेरा बैंक बैलेंस है, ये बैलेंस शीट में जाएगा। अब हम यहां पे टोटल करेंगे और यहां पर निकालेंगे सरप्लस, और सरप्लस के साथ लिखा जाता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 4,800 प्लस 300 प्लस 6,200, ये हो गया 2,81,300 माइनस 700 माइनस 45,000 माइनस 45,000 माइनस 20,000।
ये हो गया 1,70,600। अब अगर मेरा ये आंसर सही नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अकाउंटिंग के सारे कंसेप्ट गलत हो गए, हो सकता है एक आधी आइटम में गलती हो गई हो। समझ में आया? तो अगर आप ये चाहते हैं गलती आपसे ना हो तो उसका तरीका ये है कि बहुत धीरे 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 आपने बनाना है। मतलब आपने बहुत फास्ट काम नहीं करना। देख रहे हैं मैं कितने आराम से बनाता हूं, एक एक आइटम को लेता हूं, क्योंकि कोई गलती हो जाए तो फिर एक ही आंसर में हमें पता नहीं चल पाता। और अगर आंसर नहीं मिले तो घबराना नहीं है, इसका मतलब अभी प्रैक्टिस करते जाएंगे ताकि हमसे गलती ना हो। क्वेश्चन नंबर 44। सर ये तो बन गया, एक और बना लेते हैं। लीजिए एक और बना सकते हैं 45। उसके बाद वो कह रहे हैं हम बैलेंस शीट भी शुरू करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ यूथ क्लब। ओके, ओपनिंग बैलेंस दिया है, सब्सक्रिप्शन दी हुई है, लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, डोनेशन दी है, बिलियर्ड टेबल। तो ये डोनेशन स्पेशल डोनेशन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी। एंट्रेंस फी जाएगी, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन जाएगी। सैलरीज, पोस्टेज, रेंट, प्रिंटिंग, स्पोर्ट्स मटेरियल ये एसेट्स में जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंस, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इंप्लाइड एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2018 16,200. ओके, 1,200 is still in arrears for 16-17. Okay, value of sports material at the beginning and at the end of the year this, depreciation 10%. ओके, कह रहे कितना आसान ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, कितना ये आसान है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018। ठीक है, आगे चल के अगर मैं प्रॉपरली फॉर्मेट नहीं बनाता तो आपने समझ जाना है कि भाई मेरे पास ना टाइम को लेके प्रॉब्लम होती है, मुझे बनाने के साथ साथ आपको समझाना भी होता है। लेकिन आप लोग जब बनाएंगे तो आप पूरा फॉर्मेट बना करके इसको सब चीजों को ठीक से लिखेंगे। और अगर आप ये कहें कि सर हमें समझ नहीं आ रहा तो पीछे बहुत सारी इलस्ट्रेशन हैं, उनको देख के ऑब्जर्व कर लेंगे। हाँ, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो घबराना नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमें फीस देते हैं उनकी हम क्वेरीज को भी सॉल्व करते हैं। मैं टेस्ट भी लूंगा और आपके साथ लाइव सेशन भी कर लूंगा जूम पर, ताकि आपकी क्वेरीज को मैं रिजॉल्व कर पाऊं। ठीक है, तब तक बिना डरे, बिना घबराए, बिना रुके आप प्रैक्टिस करते रहिए। सर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, तो ये सर ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना था, हमने बनानी नहीं है, छोड़ दिया। अब आया सब्सक्रिप्शन, तो सर क्या मैं यहां से पूरी उठाऊं? मैंने कहा छोड़ो, 17-18 वाली लेते हैं और उसमें ये वाली ऐड करते हैं, बस हो गया। ठीक है, ओके। बाय सब्सक्रिप्शन 60,000, एड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। क्योंकि मैंने सब्सक्रिप्शन केवल करंट ईयर की ली है तो इसीलिए इसमें आउटस्टैंडिंग भी केवल और केवल करंट ईयर वाले ऐड करना, सारे मत ऐड करना। यहां लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 16,200। अब देखो, क्या ये लिखा है कि ये आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर है? नहीं सर, ये तो टोटल आउटस्टैंडिंग है। तो इसका मतलब 16,200 टोटल आउटस्टैंडिंग है, जिसमें 1,200 पिछले साल वाले होंगे। तो ये हो गया 15,000, यानी मेरी इनकम आएगी 75,000। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका सर क्या हो सकता था? दूसरा तरीका ये हो सकता था कि आप यहां पर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड टोटल अमाउंट ले लेते 63,300, इसमें ऐड कर देते आउटस्टैंडिंग एट द एंड 16,200, लेस कर देते इसमें आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग होती 1,500 तो मिल गए और 1,200 स्टिल आउटस्टैंडिंग है, यानी ये हो जाते 2,700, और इसमें से लेस कर देते एडवांस एट द एंड।
1800। देखो आपका आंसर तब भी वही आता है, यानी करने के मेरे पास ये दो तरीके थे, 63,300 प्लस 16,200 माइनस 2,700 और माइनस 1,800। ये देखिए, अब कुछ बच्चों को ये बातें समझने में अभी भी समय लग रहा होगा, तो वो सोचें कि वो क्या रिलेट नहीं कर पा रहे। अगर मैं फिगर ले रहा हूं करंट ईयर वाली, तो उसमें आउटस्टैंडिंग भी केवल करंट ईयर वाली ही प्लस करूंगा। करंट ईयर के साथ करंट ईयर का ही दिखाया जाता है। डोनेशन, अब ये डोनेशन बिलियर्ड टेबल के लिए मिली है, तो इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो ये जा नहीं सकती, ये स्पेशल किस्म की डोनेशन है। अच्छा, उसके बाद यहां लिखा हुआ है एंट्रेंस फी, तो एंट्रेंस फी मैं बुक की बात मानते हुए इसे इनकम में दिखा देता हूं, लेकिन जो लोग आगे चल के सीए करेंगे वो याद रखेंगे कि मैंने बताया था। सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन बाय सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, ये होगी हमारी 450। ठीक है, अब बात करते हैं सर यहां पर सैलरीज। तो सैलरीज की तो आउटस्टैंडिंग एडवांस यही इंफॉर्मेशन हो सकती है, उन्होंने हमें दी नहीं। सर पोस्टेज एंड टेलीग्राम या कोरियर चार्जेस एक ही बात होती है। रेंट, इसमें भी आउटस्टैंडिंग दिया हो सकता है, दिया है नहीं तो छोड़ दिया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14,000। अब सर स्पोर्ट्स मटेरियल, तो स्पोर्ट्स मटेरियल जो हमारे पास था वो था 11,500। ठीक है, अब ये बताइए क्या आपको क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल दिए हुए हैं? नहीं। क्या आपको एडवांस पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ है? नहीं। अगर दिया हुआ होता तो आपको पता है कि हम क्रेडिटर्स एट द एंड प्लस करते, क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग माइनस करते, ये सब आ जाता। इसको हम बोलते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल्स परचेज्ड। ये सब क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये हमारा बन जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड। इसमें जब भी हम स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज करेंगे तो हम इसमें पहले ओपनिंग वाला जो स्टॉक है वो प्लस करते हैं, यानी ये ओपनिंग में थे 3,000 और माइनस क्लोजिंग, ये माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 10,000 रुपीज। यानी हमने स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कर लिए 10,000 रुपीज के। फिर सर मिसलेनियस एक्सपेंसेस 3,100 लिख दीजिए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 3,100। फर्नीचर हमने परचेज किया था अक्टूबर 2017 को, यानी 6 मंथ हो गए हैं, इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। 20,000 का फर्नीचर है, 10% पर एनम है, और फर्नीचर हमने 6 मंथ के लिए यूज किया है, तो मेरे हिसाब से ये वैल्यू आएगी आपकी 1,000। सर हमने 10% इन्वेस्टमेंट भी की थी 1 अक्टूबर को, तो इसको भी 6 मंथ हो गए हैं, तो यहां लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आउटस्टैंडिंग, तो ये कितनी हो जाएगी 70,000, 10% और 6 मंथ हो चुके हैं, तो ये हो जाएगा सर 3,500। ओके, क्लोजिंग बैलेंस है 27,000, वो बैलेंस शीट में जाएगा। पॉइंट नंबर 1 हम ट्रीट कर चुके हैं, पॉइंट नंबर 2 भी ट्रीट कर चुके हैं, 3 भी ट्रीट कर चुके हैं, 4 भी ट्रीट कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें जहां पर भी आपको दिक्कत आई हो आप उसका नोट बना लीजिएगा कि आपको वो दिक्कत क्यों आई, और हम यहां पर लिखेंगे टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सर क्या हमारा बैलेंस वहां भी आ सकता है? बिल्कुल हमारा बैलेंस वहां भी आ सकता है, डेफिसिट आ सकता है। तो सर कैसे चेक करें? देखिए यहां पर 75,000 क्रेडिट में है, ठीक है, और मोटा मोटा ये 2-3 आइटम है, तो इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी इनकम साइड का टोटल 80,000 के आसपास आ सकता है, जिसमें से खर्चे में ये 31,000 है, ये हो गया 30, 40, ये 40, 50, 50, 60, 65, 70, मतलब मुझे लगता है कि 5-7 हजार का सरप्लस निकल सकता है। नहीं तो आप टोटल दोनों साइड का पहले अलग कर लीजिए। ये सब प्रैक्टिस से ही समझ में आता है। 75,000 प्लस 1100 प्लस 450 प्लस 3,500, ये हो गया 80,000
050 माइनस 31,500, 1250, 9,000, 14,000, 10,000, 3,100 और 1,000। ये मेरे पास आंसर आ रहा है सरप्लस 10,200। आपने तब तक प्रैक्टिस करते रहना है जब तक आपसे ये आ ना जाए। तो हम पहले आपको बता दें आज का जो हमारा होमवर्क है वो क्या है। होमवर्क में एक तो हमने आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 40 और शायद दिया था 42, मैं चेक कर लूं एक बार। 45 हमने कर लिया, 44 हमने कर लिया, 43 आप करना चाहो तो फंड का है कर सकते हैं, 42 होमवर्क में दे दिया और 40 नंबर क्वेश्चन हमने होमवर्क में दे दिया। ठीक है, इलस्ट्रेशन में जो भी क्वेश्चन होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले वो बनाइएगा। ठीक है, अब मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, अब मैं आपको साथ साथ ये एसेट्स का अकाउंट बनाना और सिखाता हूं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था लेकिन हम बना नहीं पाए थे। तो अगर हमें कभी भी फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनाना पड़े तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इसको बनाने का तरीका होता है। यहां पर आता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पर आता है टू कैश या बैंक अगर आपने किया हुआ हो परचेज, यहां पर आता है कैश या बैंक अगर आपने इसको सेल किया है, यहां पर आता है उसका डेप्रिसिएशन, यहां पर आता है आपका बैलेंस कैरी डाउन, और बीच में एक आइटम आ सकती है, या तो यहां पर आएगा प्रॉफिट ऑन सेल या फिर यहां पर आएगा लॉस ऑन सेल। ये आइटम है जो पहले ही मेरे दिमाग में फिट है कि यही आइटम आती है। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 60,000 लीजिए, ये कह रहा है कि ओपनिंग बैलेंस था 60,000। बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 36 की। हाफ ऑफ दिस फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 20,000 ऑन 30th सितंबर। वो कह रहा है जी 6 महीने के बाद आपने हाफ ऑफ फर्नीचर को सेल कर दिया और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%। इसका मतलब जो मैंने 20,000 का सेल किया उसे मैंने 6 मंथ के बाद सेल किया तो उस पे लगेगा पहले डेप्रिसिएशन। 30,000 हाफ की वैल्यू है 30,000, उस पे 10% फॉर 6 मंथ, ये हो गया सर 1,500। मुझे बताइए कि आपको कितना लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ बताएं। तो सर बाय लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल कैसे निकालेंगे सर, 30,000 का फर्नीचर था, 1,500 मैंने यूज कर लिया और फिर सेल करने पर केवल 20,000 मिला, तो मेरे हिसाब से 8,500 का लॉस आ गया। हाफ 30,000 का ट्रीटमेंट हो गया। अब कहता है कैलकुलेट लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ठीक है, शो हाउ लॉस ऑन सेल ऑफ सेल एंड डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर विल बी शोन ऑन इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, अभी हमने नया कुछ परचेज नहीं किया, 50% तो यहां चला गया। 60,000 का फर्नीचर था, हाफ 30,000 इसका तो काम हो गया, बाकी हाफ जो बैलेंस बचा वो 30,000 का बचा, इस पर लगाएंगे डेप्रिसिएशन। तो जो बैलेंस फर्नीचर बना उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा आपका पूरे साल का 3,000, 30,000 पे 10% फुल ईयर का, और इसकी वैल्यू आएगी यहां पर 27,000। अब वो कह रहे कि ये बताए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्या जाएगा। मैंने कहा लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप बनाएंगे एक तो जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, जो फर्नीचर सेल हुआ था उस पे 1,500 और जो बच गया था उस पर 3,000, और सर यहां पर आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 8,500, और तो कुछ नहीं आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 8,500, टोटल डेप्रिसिएशन 4,500। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 भी कर देते हैं। दिल्ली यूथ क्लब हैज फर्नीचर एट अ बुक वैल्यू ऑफ 2,20,000 इन इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च।
फर्नीचर अकाउंट में हमने लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस 2,20,000. इट सोल्ड old furniture having book value of 20,000 on 1st April at a loss of 20%. On 31st of December 2020, it sold furniture having book value of 20,000 on 1st April at a loss of 20%. On 31st of December, furniture is to be depreciated at the rate of 10% per annum. Furniture costing 1,50,000 was also purchased on 1st October. Okay. 1st October को पहले तो आपने इसको परचेज करना है 1,50,000. ठीक है. अब सर जब हमने इसको सेल किया तो हमने सेल किया 31st ऑफ दिसंबर 20 को, तो पहले इस पे लगाएंगे हम डेप्रीसिएशन 20,000 पे 10% 9 मंथ के लिए. तो ये मेरे ख्याल से आ जाएगा 1,500. यस 1,500. ओके. नाउ अब ये फर्नीचर आपने जो सेल किया है, ये आपने सेल किया है एट अ लॉस ऑफ 20%. तो पहले तो इसकी बुक वैल्यू थी कितनी एट 31st दिसंबर 20 को. तो सर 20,000 का ये था, 1,500 इसका डेप्रिसिएशन, ये वैल्यू आ गई 18,500. अगर लॉस 20% होगा तो 18,500 का 20% 3,700 का लॉस हुआ. तो इसका मतलब ये सेल कितने का हुआ 14,800 का. तो यहां लिखेंगे बाय कैश हमने सेल कर दिया 14,800 का, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लॉस ऑन सेल 3,700 का. जो बाकी बच गया उस पर डेप्रिसिएशन लगाइएगा. एक तो 2 लाख का बच गया उस पर 10%, और 1,50,000 का जो बच गया उस पर 10% फॉर 6 मंथ. ठीक है. और उसके बाद बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये सब 31 मार्च 21 को हो रहा है. तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि आप इसको कीजिए. ठीक है. और जितनी भी सॉल्व इलस्ट्रेशन आपकी बुक में है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, एसेट्स अकाउंट को प्रिपेयर करने की, वो भी मैं आपको देने वाला हूं होमवर्क में. मुझे ये ढूंढना पड़ेगा कि ये बुक में कहां दिया हुआ है. ये सब तो सर हम कर चुके हैं. ये सब भी आइटम्स लगभग हम कर चुके हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 27 होमवर्क जाएगा, 28 होमवर्क में जाएगा, 29 होमवर्क में जाएगा, 30 होमवर्क में जाएगा. तो 3-4 इलस्ट्रेशंस भी होमवर्क में ले लीजिए. इलस्ट्रेशन 27 to 30. और हमने एसेट का अकाउंट क्यों नहीं हमें दिखाई दिया, यानी वो इससे पहले कहीं दिया होगा. सर इतना होमवर्क मत दीजिए. अरे बेटे आराम से बनाइएगा. हम भी लॉकडाउन में बंद पड़े हुए हैं, पता नहीं नेक्स्ट वीडियो कब हम पब्लिश कर पाएंगे. चलिए कोई नहीं मिल रहा तो छोड़ देते हैं. कोई नहीं, इतना ही होमवर्क आपके लिए बहुत है. बाकी अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बच गया कि जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमारे कंसेप्ट और ज्यादा बेटर हो जाने वाले हैं. तो मैं समझता हूं 2-3 क्लासेस के अंदर अब ये चैप्टर पूरी तरीके से वाइंड अप हो जाने वाला है. फिर आपको ना एग्जाम के लास्ट में एक रिवीजन भी करा देंगे, चिंता मत करना. उसमें हम एक ही क्लास में पूरा
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का या एनपीओ का रिवीजन आपको बाद में करवाएंगे, लेकिन पहले आप खुद प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आप टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे। टेस्ट से पहले मैं आपको बता दूंगा 2 पार्ट में हम टेस्ट ले लेंगे। एक हम छोटे छोटे क्वेश्चन जो हमने सिखाए थे सब्सक्रिप्शन फंड आइटम उनका, और एक फिर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, सी यू।